हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी सेमेस्टर थर्ड की मैथमेटिक्स के बारे में। ठीक है, मेरे भाई बंधु पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में हो या बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में हो या फिर काशी विद्यापीठ या इनसे जुड़ा उनका कोई एफिलिएटेड कॉलेज हो, तो उनके लिए फ्रेंड्स ये वीडियो लेक्चर क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं। जैसा कि अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कोसेट डिकम्पोजिशन के बारे में। ठीक है, आज फ्रेंड्स वहीं से कंटिन्यू करते हैं। आइए देखिए उसके आगे क्या है। कल डिस्कस कर रहे थे, बताओ क्या डिस्कस कर रहे थे? कोसेट डिकम्पोजिशन के बारे में पढ़ा था। ठीक ना, कोसेट डिकम्पोजिशन क्या होता है सभी लोगों को समझ में आया? किसी भी सब ग्रुप के जितने भी कोसेट बने, कैसे डिसजॉइंट कोसेट बने, जो जिनका यूनियन करने पे पूरा पूरा ग्रुप क्या हो, जनरेट हो, तो हम बोलते हैं कि वो बताओ क्या है, उस ग्रुप का कोसेट डिकम्पोजिशन है। ठीक है, और हमने साथ साथ ये भी बात बताई कि उन कलेक्शन को कोई नाम नहीं दिया गया है। जैसे कि रेसिड्यू क्लासेस में तुम लोग पढ़ते हो ना कि रेसिड्यू क्लासेस एक ग्रुप फॉर्म करता है, लेकिन यहां पर कोई नाम नहीं दिया गया है। लेकिन एक टर्म आता है, बताओ क्या? इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप। क्या आता है? इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप। तो किसी भी सब ग्रुप के जितने डिसजॉइंट कोसेट पॉसिबल होते हैं वही क्या कहलाता है, बताओ? इंडेक्स ऑफ दैट सब ग्रुप कहलाता है। बात स्पष्ट है? मान लो किसी भी सब ग्रुप के हमने 5 कोसेट बनाए डिसजॉइंट टाइप के, लेफ्ट या राइट। ठीक ना, लेफ्ट या राइट कितने कोसेट बनाए? 5 कोसेट बनाए, तो इंडेक्स ऑफ एच क्या होगा बताओ? 5 होगा। जितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट या राइट कोसेट बनते हैं वही क्या कहलाता है, बताओ? इंडेक्स ऑफ दैट सब ग्रुप कहलाता है। ठीक है, तो हेडिंग लगा लो, इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप। इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप। ठीक है, ये दिख रहा है, देखो शिवा। ठीक है, ये लाइन दिख रही है, पूरी पूरी लाइन दिख रही है। तो हेडिंग लगाओ, इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। जी ना लिखो, ग्रुप सिंपल लिख दिया, ग्रुप। नहीं, लैग्रांजेस थ्योरम नहीं है, इसके बाद लैग्रांजेस थ्योरम का प्रूफ देखेंगे। ठीक ना, इंडेक्स समझ लेंगे तब। हाँ, टॉपिक इसी में है। ठीक ना, कोसेट डिकम्पोजिशन का ही सारा चल रहा है। ठीक है, क्योंकि कोसेट डिकम्पोजिशन का ही यूज करेंगे कहाँ पे? लैग्रांजे। अरे कोई बात नहीं, ठीक है, लैग्रांजे थ्योरम में दे दिया है तो तुम कोई दिक्कत नहीं ना, जैसे बताया जा रहा है वैसे सुनो। पहले लिखो जरा इसमें, लेट एच इज एनी सबग्रुप ऑफ ए ग्रुप G, then number of distinct left या right cosets of H is called index of subgroup H. It is denoted as
ठीक है, ये इसका नोटेशन है। ठीक है, आई है IGH, मतलब इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में इस सब ग्रुप का इंडेक्स क्या है। ठीक है, तो इंडेक्स का मतलब समझ गए सभी लोग, इंडेक्स में तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब देखो इसके बाद जो टॉपिक आता है वो क्या है, लैग्रांजेस थ्योरम है। ठीक है, लैग्रांजेस थ्योरम देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट मानी जाती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ बहुत ही इजी भी है। ठीक ना, और हर बार लगभग आती है, अगर पिछले साल नहीं आई होगी तो इस बार तो जरूर ही आएगी। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कम से कम वही थ्योरम्स पढ़ के जाना। ठीक है, लास्ट मतलब जब ये टॉपिक एंड होगा तो तुम लोगों को एक बार बता भी दिया जाएगा कौन कौन सी थ्योरम पढ़ के जाना है, तो वही थ्योरम पढ़ के जाना। ठीक है, इसको नोट कर लिया। तो अब लैग्रांजे थ्योरम का स्टेटमेंट लिखें और उसका प्रूफ भी देखने का प्रयास करें कि प्रूफ क्या है। देखो H कोई क्या है बताओ, सब ग्रुप है किसी ग्रुप G का, तो जो इंडेक्स होता है वो क्या होता है, किसी सब ग्रुप का ही इंडेक्स निकालते हैं हम। तो किसी सब ग्रुप का इंडेक्स जो होता है वो उस सब ग्रुप से बनने वाले डिस्टिंक्ट लेफ्ट या राइट कोसेट जितने भी बन पाते हैं, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट या राइट कोसेट जितने भी बन पाए, वही क्या कहलाता है, इंडेक्स ऑफ दैट सब ग्रुप कहलाता है। ठीक ना, जैसे कि अभी तुमने देखा था Z5 पिछली जो लेक्चर में हुआ था ना, सेट ऑफ इंटीजर्स के बारे में बात कर रहे थे वहां पे, तो हम लोगों ने H3 का क्या निकाला था बताओ, H3 का क्या निकाला था, कोसेट निकाले थे। कितने कोसेट निकले थे, डिफरेंट टाइप के कितने कोसेट निकले थे, 3 ही कोसेट निकले थे। ठीक है, तो इंडेक्स ऑफ H3 क्या लिखोगे बताओ, Z प्लस क्या लिया था वहां पे, ग्रुप लिया था, और H3 क्या लिया था बताओ, सब ग्रुप लिया था। ठीक ना, तो हमने H3 का क्या निकाला था, कोसेट्स निकाले थे, और डिस्टिंक्ट कोसेट कितने निकले थे बताओ, 3 ही निकले थे। एक H खुद था, एक H+1 था, और एक H+2 था। H+3 के बाद कहानी क्या हो जा रही थी, रिपीट होना स्टार्ट हो जा रही थी। ठीक है, तो कुल मिला के कितने कोसेट निकले थे, 3 ही कोसेट निकले थे। तो अगर कोई पूछे कि H3 का इंडेक्स क्या है तो क्या लिखोगे, 3 लिखोगे। ठीक ना, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट या राइट कोसेट्स। ठीक है, बताओ शिवा, समझ में आया। चलो, तो अब जितने लेफ्ट होंगे उतने ही क्या हो जाएंगे, राइट भी जाएंगे। तो तुम्हें बस लेफ्ट, अगर लेफ्ट देख रहे हो तो केवल लेफ्ट ही देखो डिस्टिंक्ट। ठीक ना, राइट देखने का प्रयास मत करो। ठीक ना, ऐसा नहीं कि चलो 3 लेफ्ट बन गए और 3 राइट बन गए तो 6 इंडेक्स लिख दें, ये नहीं। अगर हम लेफ्ट कोसेट देख रहे हैं तो डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट ही देखना है, इसलिए यहाँ पे ऑब्लिक लिखा हुआ है ना, या तो तुम लेफ्ट देख लो या तो क्या देख लो, राइट देख लो, दोनों में से कोई एक पार्ट करना है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ा जाए। तो अगला जो टॉपिक है वो क्या है, लैग्रांजेस थ्योरम है। ठीक है, लैग्रांजेस थ्योरम के ऊपर, ठीक है, ट्रिपल स्टार लगा लो तुम लोग, ये आने वाली पक्का है। ठीक है, फिक्स है कि अगर पिछली बार नहीं आई है तो इस बार तो ये प्रूफ करने के लिए आएगी ही आएगी, लैग्रांजे थ्योरम। ठीक है, इसका स्टेटमेंट देखें पहले क्या है, स्टेटमेंट समझते हैं क्या है, फिर प्रूफ तो इसका आसान होगा अगर तुम लोगों ने कोसेट डिकम्पोजिशन पढ़ा होगा तब। ठीक है, कोसेट डिकम्पोजिशन नहीं पढ़ा तो फिर बात नहीं समझ में आएगी। ठीक है, तो एक बार मैं प्रूफ लिखता हूं, फिर एक बार पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिखता हूं, फिर प्रूफ देखते हैं क्या है। तो लिखो, लेट H be any subgroup of a finite group G, then order of H divides order of G। ठीक है, ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। स्पष्ट है ये स्टेटमेंट। बताओ, स्टेटमेंट और तरह से भी लैंग्वेज के फॉर्म में भी आ सकता है, जैसे ये मैंने ऐसे लिख दिया ना, ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, तो वहां पे लिखा हुआ आ सकता है कि ऑर्डर ऑफ
H इक्वल्स टू M दे देगा और ऑर्डर ऑफ G क्या दे देगा, M दे देगा, और फिर लिख देगा कि M डिवाइड्स N, तब भी बात वही रही। ठीक है, एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे फाइनाइट ग्रुप मेंशन करना क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या है बताओ, फाइनाइट ग्रुप का जिक्र करना बहुत जरूरी, किसी भी ग्रुप के लिए नहीं कह सकते हैं, क्योंकि फिर हम कोसेट डिकम्पोजिशन नहीं निकाल पाएंगे हर एक का। ठीक ना, जरूरी नहीं है कि कोसेट डिकम्पोजिशन फाइनाइट ही हो। ठीक है, तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, समझ में आया। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखें कैसे है। तो प्रूफ इसका लिखो जरा सभी लोग। लेट H be any subgroup of finite group G such that order of H क्या मान लेते हैं हम, M मान लेते हैं, एंड ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल्स टू N। ठीक है, आगे लिखो। अब देखो जरा, अगर G मेरा एक फाइनाइट ग्रुप है, थोड़ा समझ लेते हैं प्रूफ क्या कैसे बढ़ेगा आगे। ठीक ना, G अगर मेरा फाइनाइट ग्रुप है तो, और H मेरा क्या है बताओ, इसका एक सब ग्रुप है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस G को H के कोसेट डिकम्पोजिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। बताओ, कोसेट डिकम्पोजिशन क्या परिभाषा पढ़वाई थी वहां पे, हमने ये कहा था ना कि H के जितने भी डिस्टिंक्ट क्या मिले हमको, लेफ्ट या राइट कोसेट मिले, अगर उनका यूनियन करेंगे तो क्या मिल जाए, ग्रुप मिल जाए, तो क्या बोलते थे उसको, कोसेट डिकम्पोजिशन बोलते थे। ठीक है, अब G अगर फाइनाइट ग्रुप है तो इसके फाइनाइट कोसेट के यूनियन के टर्म में G को लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, बताओ, जो क्या कहलाएंगे बताओ, G का कोसेट डिकम्पोजिशन कहलाएगा। ठीक है, बात स्पष्ट हुई कि नहीं तुम लोगों, बताओ। नहीं स्पष्ट हुई। कोसेट डिकम्पोजिशन पढ़ा नहीं पढ़ा, कोसेट पढ़ा, कोसेट भी नहीं पढ़ा, तब कैसे स्पष्ट होगी। ठीक है, अब देखो, जिसने कोसेट नहीं पढ़ा, कोसेट डिकम्पोजिशन नहीं पढ़ा, तो उसको फिर टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आएगी यहाँ पे। इसलिए सबसे पहले जरूरी क्या है, आज वाला लेक्चर एकदम आसान है, ये एकदम आसान प्रूफ इसका है। ठीक है, बस क्या थोड़ा सा काम करना है, कोसेट समझ लेना है क्या होता है, और कोसेट डिकम्पोजिशन क्या होता है। यही दो बातें अगर समझ लोगे तो फिर ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है, अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, वही सारी बातें यहां पे लिख रहा हूं। सिंस G is a finite group, G is a finite group, then G can be written as union of distinct cosets of subgroup H। ठीक है, let A1H, A2H, A3H डॉट डॉट A S कर लेते, ठीक ना, ASH आर कोसेट ऑफ H such that ऊपर तो स्टेटमेंट लिख लिया सभी लोगों ने, है ना। सच दैट, बताओ क्या कर सकते हैं, G इज इक्वल टू A1H यूनियन A2H
यूनियन A3H डॉट डॉट ASH। ठीक है, कुछ अलग नहीं किया। H एक सब ग्रुप था, उसके कोसेट निकाले और फिर क्या कर दिया, ग्रुप G का कोसेट डिकम्पोजिशन कर दिया। ठीक है, यही काम किया, कुछ अलग तो नहीं किया। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताए। और तुम लोग जाके पहले पता है कोसेट जहां से स्टार्ट हुआ है पीछे का भले मत पढ़ना, जहां से कोसेट स्टार्ट हुआ है ना वहां से पढ़ना स्टार्ट करना। मैंने ग्रुप पे लिखा भी हुआ है ना कि यहां से कोसेट का लेक्चर नंबर 1, 2 स्टार्ट है, तो कोसेट से स्टार्ट करना, फिर बातें समझ में आएंगी। ठीक है, यहां तक बात स्पष्ट है। अब देखो दिस इंप्लाइज, बताओ क्या दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ G अगर मैं निकालूं तो बताओ क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ A1H प्लस ऑर्डर ऑफ A2H प्लस डॉट डॉट ऑर्डर ऑफ ASH। बताओ ये जो A1H है, A2H है, ये बताओ क्या है, सबके सब क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। तो अगर ये पूरा इनका यूनियन ग्रुप को जनरेट कर दे रहा है, इस बात का ये मतलब है कि G में जितने एलिमेंट होंगे है ना, वो इनके अंदर जो एलिमेंट होंगे उनके सम के इक्वल ही होगा। ठीक है, तो उसीलिए मैंने देखो ऑर्डर ऑफ G क्या लिख दिया, ऑर्डर ऑफ A1H, ऑर्डर ऑफ A2H और डॉट डॉट ऑर्डर ऑफ ASH। ठीक है, अब एक रिजल्ट और पढ़ा था, क्या पढ़ा था बताओ, कि किसी भी कोसेट का जो ऑर्डर होता है वो बताओ क्या होता है, ऑर्डर ऑफ उस सबग्रुप के क्या होता है, बराबर ही होता है। ये बात ही पढ़ी थी। क्यों बताओ, क्योंकि देखो अगर AH कोसेट है तो EH भी क्या होता है, एक कोसेट ही होगा। ठीक है, और EH का मतलब क्या, H ही, तो मतलब AH किसके बराबर हो गया, हाँ मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक ना, AH बराबर नहीं है H के, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, बराबर ही है H के, क्योंकि हमने एक थ्योरम कल ही पढ़ी थी कि किन्हीं भी दो कोसेट्स के बीच में 1-1 ऑन-टू मैपिंग डिफाइन की जा सकती है। और फिर उसी समय मैंने बताया था कि अगर किन्हीं दो कोसेट्स के बीच में 1-1 ऑन-टू मैपिंग डिफाइन कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं, सेम रहे होंगे। ये बात तो पढ़ी होगी ना, इंटर में पढ़ी होगी कि 1-1 ऑन-टू फंक्शन तभी डिफाइन होता है जब डोमेन और को डोमेन के एलिमेंट क्या हो बताओ, इक्वल हों। ठीक है, तो वही चीज देखो। अब देखो जरा ऑर्डर ऑफ A1H क्या होगा बताओ, ऑर्डर ऑफ H होगा। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ H बताओ क्या है, ऑर्डर ऑफ H क्या है, यहां क्या मान रखा है, ऑर्डर ऑफ M मान रखा है। ठीक ना, तो मतलब इसका भी ऑर्डर M, इसका भी ऑर्डर M, और ये कितनी बार जुड़ा है बताओ, S बार जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्या मैं ऐसे लिख दूं, दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल्स टू S टाइम, है ना, अगर ये S है तो S टाइम ऑर्डर ऑफ H, है ना। यहां पर लिख लो सिंस ईच कोसेट ऑफ H हैज सेम एलिमेंट या सेम नंबर ऑफ एलिमेंट ना, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट एज H हैव या H हैज, मतलब H के पास जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं कोसेट्स के पास भी क्या होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। ठीक है, अब तो प्रूफ हो गया ना ये। अब इसमें क्या बचा है बताओ, दिस इंप्लाइज क्या, N इज इक्वल्स टू S डॉट M, दिस इंप्लाइज क्या, M डिवाइड्स N, यही ना हुआ, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। Therefore, order of H divides order of G। ये लैग्रांजे थ्योरम प्रूफ हो गई। ठीक है, लेकिन वो इतना ही नहीं पूछेगा, और भी पूछेगा सवाल थोड़ा सा। क्या पूछेगा कि लैग्रांजे थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं होता है
इसके लिए भी आप जस्टिफिकेशन दीजिए, यहाँ जाकर ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा, ठीक ना। बस ये नहीं पूछेगा कि लैग्रांजियन थ्योरम को प्रूफ कर दो, तो लैग्रांजियन थ्योरम तो छोटी सी प्रूफ है तो कर ही दोगे तुम लोग, ठीक है। लेकिन वो क्या पूछेगा, नींद आती रहती तुम्हें, यहाँ भी नींद आ रही है, पानी पानी थोड़ा पी के बैठो, पानी है ना, पानी कम पीते हो तुम्हें नींद आती होगी फिर। मेरी टाइमिंग ऐसी है, तुम लोगों ने टाइमिंग डिसाइड करी है, बताओ, हमने कहाँ टाइम डिसाइड किया है। तुम ही लोगों ने ये कहा कि हम लोग 1 बजे छूटते हैं, तो अगर 1 और 2 के बीच में क्लास लग गया तो सही है, तो उसी अनुसार रखा गया है। सही है टाइमिंग से। तो 4 बजे टाइम कर दें। नहीं सर, पूरा दिन यही बाहर ही रहेंगे। हाँ तो बताओ टाइम फिर क्या होना चाहिए, तुम लोग के अनुसार बताओ किस टाइम नींद नहीं आती। मैं भी अपनी नींद खराब करके ही आता हूँ, ठीक ना, मुझे भी नींद आती रहती है, लेकिन मैं नींद खराब करके ही यहाँ चला आता हूँ, क्योंकि और कोई टाइम मिल नहीं रहा है। फिर बाकी लोग बिजी जाते हैं, जैसे ये 4 बजे चली जाती है क्लास, इस पर भी रहती है। सुबह कितने बजे आ सकते हो तुम लोग, चाहे जितने बजे सुबह आ सकते हो। अरे मतलब हाँ 7 बजे तक आ सकते हो ना, चलो ठीक है। हम लोग आगे बढ़े। अब देखो अगली जो बात प्रूफ करनी है, हमने देखो प्रूफ क्या किया, हमने प्रूफ यही किया कि जो किसी सब ग्रुप का ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर को क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे तो उस नंबर का सब ग्रुप एग्जिस्ट कर जाए, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यही क्या है, कन्वर्स ऑफ लैग्रांजेस थ्योरम, ठीक ना। तो लिखो जरा, कन्वर्स पार्ट ऑफ लैग्रांजेस थ्योरम is not always true. Converse part of Lagrange's theorem is not always true. That is, if any positive number m divides order of group, then this group G may not have a subgroup of order m always, ठीक है। मतलब m, अगर कोई नंबर m है जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि m ऑर्डर का एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करे किसके पास, g के पास। g के पास m ऑर्डर का सब ग्रुप हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अब क्यों जरूरी नहीं है, तो एक एग्जांपल भी देना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। देखो कि यहाँ पर एक ग्रुप है जिसके ऑर्डर को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है, लेकिन उस नंबर का कोई सब ग्रुप नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने जब अल्टरनेटिंग ग्रुप पढ़ाया था तभी मैंने वहाँ पे बता दिया था कि अल्टरनेटिंग ग्रुप क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि लैग्रांज थ्योरम में एग्जाम्पल का काम करेगा कन्वर्स का, ठीक ना। जितने भी सिमेट्रिक ग्रुप हैं इस तरह के, वो सब के सब क्या है बताओ, इसके कन्वर्स पार्ट को प्रूफ करने के लिए एज अ काउंटर एग्जाम्पल यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब परम्यूटेशन ग्रुप क्या होता है, ठीक है, यही बात आ गई है। तुम लोग लगातार नहीं पढ़ते तो फिर दिक्कत है। देखो ये सारी चीजें लिंक होती हैं एक दूसरे से, ठीक है। हाँ अब देखो जरा, फॉर एग्जाम्पल मैं देखो लिखूंगा क्या, अल्टरनेटिंग ग्रुप ना, अल्टरनेटिंग ग्रुप A4 has
ऑर्डर 4 फैक्टोरियल बाई 2, ठीक है। अच्छा फिर से देख लो, अल्टरनेटिंग ग्रुप क्या होता है बताओ? सारे के सारे जो इवन परमुटेशन होते हैं उन्हीं का कलेक्शन होता है और ये क्या बनाता है बताओ? एक ग्रुप बनाता है, ठीक है। किसके साथ बताओ? किसके साथ ग्रुप बनाता है? ऑपरेशन क्या यूज करते हैं वहां पे? कंपोजिशन या प्रोडक्ट, सिंपल, ठीक ना। तो इसका ऑर्डर मैंने लिखवाया था, क्या होता है? क्या होता है बताओ? n फैक्टोरियल बाई 2 होता था। तो अगर मैं A4 ले रहा हूं बताओ तो इसका ऑर्डर क्या आएगा? 4 फैक्टोरियल बाई 2। 4 फैक्टोरियल बाई 2 का मतलब कितना हो गया? 12, ठीक है। मतलब इसका ऑर्डर क्या हो गया? 12 हो गया, है ना। फॉर एग्जाम्पल में लिखा अल्टरनेटिंग ग्रुप हैज ऑर्डर 12 एंड 6 डिवाइड्स 12। ये बात भी देख ही रहे हो, 6 जो है 12 को डिवाइड कर सकता है। बट बताओ क्या A4 के पास ऑर्डर 6 का, हाँ ऑर्डर 6 का कोई भी सब ग्रुप है क्या? नहीं है, निकाल लिया तुम लोगों ने पहले से ही। तुम लोगों ने A3 के बारे में, अरे AN के बारे में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ठीक है। अब A4 का मतलब बताओ इसमें कितने सिंबल होंगे? 4 सिंबल होंगे ना। 4 सिंबल का क्या बनाओ? पहले सिमेट्रिक ग्रुप बना लो। अरे भैया 1 1 ऑन 2 फंक्शन सिंबल्स के ऊपर 1 1 ऑन 2 फंक्शंस बनाने हैं ना, ठीक है। वो नहीं बना पाते हो क्या? बना लेते हो ना। तो जैसे S3 का बनाया था वैसे ही किसका बनाओ? S4 का बना लो। अब उनमें से किन परमुटेशन का कलेक्शन लेना है तुमको? सारे के सारे इवन परमुटेशन का कलेक्शन लेना है। अब कोई पूछे इवन परमुटेशन क्या होता है, तो वो भी बताया था ना क्या होता है इवन परमुटेशन? क्या होता है? हाँ, जिसका ट्रांसपोजिशन इवन हो। अब ट्रांसपोजिशन क्या होता है ये बताओ जरा, ठीक है। देखो हर एक बात एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है। वो नीचे से शुरू होती चलती चली आ रही है। अब ट्रांसपोजिशन मतलब क्या होता है बताओ? लेंथ ऑफ 2 साइकिल। अब लेंथ ऑफ 2 साइकिल क्या होता है ये बताओ? हाँ, जिसमें 2 साइकिल हो ना। अब इसका मतलब कि साइक्लिक परमुटेशन समझना पड़ेगा, फिर क्या होता है। फिर साइक्लिक परमुटेशन के लिए परमुटेशन समझो, फिर वो सारी कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो बहुत अंदर तक की बात है, लेकिन सब कुछ पढ़ोगे तो समझ में आएगा ही आएगा। आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को? आ रहा है कि नहीं बताओ, ठीक है। तो देखो 6 डिवाइड करता है 12 को, बट A4 doesn't have a subgroup of order 6, ठीक है। अब एक होमवर्क रहेगा तुम लोगों के लिए, पता है क्या? ये A4 को डिफाइन करके लाना है, ठीक ना। इसके सारे एलिमेंट लिखने हैं, ठीक है, और दिखाना है कि उसमें देखो 6 ऑर्डर का कोई भी सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं कर रहा है।